अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। और आपके सामने है कुमैल हैदर। और आज हम जो है ऑफिशियली केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम दो तीन बातें हम यहाँ पे करेंगे। इसके बाद जो है हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना बेटा कि केमिस्ट्री जो है ऑब्वियसली एक कॉन्सेप्चुअल, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि आपने इसको कंसेप्चुअल जो है स्टडी करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। तमाम टॉपिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली है, तो आपने उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आपने लेक्चर को इंटरेस्ट के साथ सुनना है। इंटरेस्ट आपने कभी भी लॉस नहीं करना, ठीक हो गया। सेकेंड थिंग, आपने अपने सामने रजिस्टर ओपन रखना है या नोटबुक ओपन रखना है, और आपने साथ साथ लेक्चर भी करना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जो मैं आपको ओरल डिक्टेट करवा दूंगा, और बाकी पॉइंट्स को मैं बोर्ड पे मेंशन भी कर दूंगा। इसके बाद हमारे पास जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने दो जो है सिलेबस को साथ लेके चलना है। एक तो यूएचएस है और एक आपके पास नम्स है। तो याद बेटा, हम जब लेक्चर शुरू करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो कॉमन है दोनों में, तो वो हम इसी तरह लेके जाएंगे। जो टॉपिक नम्स में है यूएचएस में नहीं है, वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा। और वो टॉपिक जो नम्स में है और यूएचएस में है और नम्स में नहीं है, वो भी मैं आपको साथ साथ मेंशन करूंगा। तो आपने ध्यान से लेक्चर सुनना है और साथ साथ हर चीज आपने राइट डाउन करना है। अब हमारे पास जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, उसमें याद रखिएगा बेटा कि जो एमडीकेट प्लस नम्स, ये हमारे जो है कोर्स का नाम है। दिस इज केमिस्ट्री। जो है एक बात याद रखिएगा, तीन डिफरेंट कैटेगरीज में हमने डिवाइड करना है बेटा केमिस्ट्री को। एक आपके पास है फिजिकल केमिस्ट्री, एक आपके पास है इनऑर्गेनिक, और एक आपके पास है ऑर्गेनिक। दोनों में, एमडीकेट में भी और नम्स में भी, दोनों में आपके पास तीन पोर्शंस हैं, फिजिकल का, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। स्लाइडली डिफरेंट है, वो हम साथ साथ मेंशन करेंगे। तो यहां पे जरा बोर्ड पे देखें, तो केमिस्ट्री में से जो है हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो टॉपिक्स है वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, बाकी जो है वो हम जो है साथ साथ मेंशन भी करेंगे। अब आप जरा यहां बोर्ड पे देखें, फिजिकल केमिस्ट्री को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट हमारे पास जो चैप्टर होगा, दैट इज फंडामेंटल कंसेप्ट। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ये जो चैप्टर है ये आपके पास यूएचएस में भी और नम्स, एमडीकेट और नम्स दोनों में आपके पास इसी नाम से ही है, फंडामेंटल कंसेप्ट के नाम से। और इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स है, उनको हम सीक्वेंशियली हम स्टडी करेंगे। तो फंडामेंटल कंसेप्ट में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको यहां पे डिस्कस करना जरूरी है। इसके बाद फिर हम फर्दर टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। अब आप जरा यहां पे देखें बोर्ड पे सारे, केमिस्ट्री। अगर आप केमिस्ट्री को अर्ली हिस्ट्री में देखें तो अर्ली हिस्ट्री में केमिस्ट्री को आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द स्टडी ऑफ मैटर, द स्टडी ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री। तो जाहिर बात है, आप मॉडर्न डेफिनेशन तो कुछ और है, लेकिन ओल्ड डेफिनेशन जो है वो क्या था बेटा, द स्टडी ऑफ मैटर। अब आप जरा यहां पे देखें, हम इस पोर्शन में जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसी को लेके चलेंगे। तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री कैन बी डिफाइन एज, यहां पे देखिए बेटा, आपको 4 पॉइंट्स में बताऊंगा, 4 पॉइंट्स। इन 4 पॉइंट्स को आपने याद रखना है, ठीक है। नंबर 1, 2, मैं यहां पे स्केच बना रहा हूं ताकि आप जो है इसको पॉइंट्स की शक्ल में जो है माइंड में रखें। बेटा देखें, अभी मैंने बात की द स्टडी ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री, ओल्ड डेफिनेशन के मुताबिक। अब मॉडर्न डेफिनेशन जो है हमारे पास क्या है कि केमिस्ट्री जो है 4 डिफरेंट जो है हम इसमें पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज द कंपोजिशन ऑफ मैटर। क्या है बेटा, कंपोजिशन ऑफ मैटर। सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर ऑफ मैटर,
स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. थर्ड वन इज द properties of matter, and the last one is the laws and principle. अब अभी आपको मैं बता देता हूं कि केमिस्ट्री डील करती है कंपोजिशन ऑफ मैटर को. अब कंपोजिशन से मुराद क्या है भाई, कि जाहिर बात है कोई भी मैटर आपके पास हो तो द मैटर इज मेड अप ऑफ समथिंग, किसी न किसी चीज से मिलकर बना होगा ना ऑब्वियसली. तो जो कंपोजिशन है इसके बारे में हम देखेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के अंदर. सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज द स्ट्रक्चर. याद रखिएगा बेटा, केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है. अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है स्ट्रक्चर्स है आपके पास, जो है डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स है. इसी तरह आपके पास किसी भी लिक्विड का, किसी भी सॉलिड का, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ उनका जो है स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री या जो भी आप कह दें, स्ट्रक्चर जो है लाजमी उनका होता है और इंपॉर्टेंट भी होता है. और स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज को भी डिटरमिन करती है. तो हम जो है इसके बारे में केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे. इसके बाद प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज है ये हमारे पास टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज है. प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप्स. एक प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड द अदर वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज. अब आप जरा यहां पे देखें, प्रॉपर्टीज में हमारे पास दो चीजें हैं, एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज किस चीज की हम बात कर रहे हैं, मैटर की. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें इंक्लूड है बेटा, दीज आर कलर, टेस्ट, ऑर्डर एटसेट्रा. कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज. और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस जितने भी इन्वॉल्व है, दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज. तो याद रखिएगा बेटा कि केमिस्ट्री को अगर हम ओवरऑल जरा इन तमाम पॉइंट्स को कंबाइन करके देखें, ये मैं लास्ट में बताऊंगा, कंबाइन करके देखें तो हम क्या कहेंगे बेटा, देखें जरा. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एंड द लॉस एंड प्रिंसिपल विच गवर्न इन दीज चेंजेस. जाहिर बात है इन चेंजेस के अंदर जो है आपके पास डिफरेंट लॉस है और डिफरेंट प्रिंसिपल है जो इसके अंदर जो है गवर्न है, उसको भी हम इसके अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. तो ये था बेटा आपके पास केमिस्ट्री जो है, एक ब्रीफ सा हमने इंट्रोड्यूस किया केमिस्ट्री को. और केमिस्ट्री के अंदर जो है हम इसको जो है मॉडर्न डेफिनेशन के तौर पे यहां पे हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद अभी हमने बात की बेटा द स्टडी ऑफ मैटर. तो याद रखिएगा मैटर के बारे में हम जरा देखेंगे. व्हाट इज, यस, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच हैव mass and occupy a volume, that is known as matter. हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है, that is known as matter. अब आप जरा यहां पे देखें, मैटर जो है इसको हम फर्दर डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे. तो याद रखिएगा बेटा कि मैटर आर ऑफ टू टाइप्स. मैटर आर ऑफ टू टाइप्स. वन ऑफ देम इज प्योर मैटर and the other one is impure matter. जो प्योर मैटर है इसको हम कहते हैं सब्सटेंस. क्या कहते हैं बच्चे इसको? सब्सटेंस. हम इसको कहते हैं सब्सटेंस. जो सब्सटेंस है ये हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं. एक सब्सटेंस हमारे पास क्या है बेटा? एलिमेंट. एक आपके पास क्या है? एलिमेंट. और एक आपके पास क्या है बेटा? कंपाउंड. अब आप जरा यहां पे देखें, मैटर के आपके पास जब दो टाइप्स में हमने इसको डिवाइड किया, एक प्योर और एक इम्प्योर. जो प्योर है इसको हम क्या कहेंगे? सब्सटेंस कहेंगे. याद रखिएगा सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट भी और कंपाउंड दोनों को हम इंक्लूड करते हैं. अब एलिमेंट्स के एग्जांपल जरा हम देखते हैं. कुछ एग्जांपल्स यहां पे हम जो है शॉर्टली जो है
डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जरा देखें एलिमेंट्स के कोई एग्जाम्पल आप दे दें। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज क्या है आपके पास, हाँ जी सोडियम है आपके पास, एक एलिमेंट है। इसी तरह आपके पास क्या है बेटा, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। इसी तरह आपके पास और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है। मैं एग्जांपल देता हूं पोटेशियम का। तो दीज आर एटम एलिमेंट्स, ठीक है। अब आप जरा यहां पे देखें, अब इस जो एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों को हम इंक्लूड करेंगे किसमें, सब्सटेंस के अंदर। और सब्सटेंस इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म से क्या मुराद है, प्योर फॉर्म से मुराद ये है बेटा, याद रखिएगा, प्योर फॉर्म मींस कि इसके अंदर कोई इंप्योरिटी मौजूद नहीं है, कोई एक्सटर्नल जो है इंप्योरिटीज इसके अंदर शामिल नहीं है। आपके पास प्योर वही जो है आपके पास सब्सटेंस होगा, वही एलिमेंट होगा या वही कंपाउंड होगा। इसी तरह आपके पास जो है कंपाउंड के एग्जांपल हम देखेंगे। तो कंपाउंड जो है आपके पास, कंपाउंड आपके पास क्या है बेटा, इसमें एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है H2O, क्या है बेटा H2O, ठीक है। इसी तरह आपके पास एग्जांपल है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये भी आपके पास कंपाउंड है। इसी तरह आपके पास अमोनिया है NH3, कोई भी आप एग्जांपल यहां पे दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा बड़ा करके लिख लेता हूं, आप जरा देखिए यहां पे, ठीक है। अब आपके पास जो है, मैं इसको जरा एक दफा रिवाइज करके जाऊंगा। मैटर इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स या टू टाइप्स, वन ऑफ देम इज प्योर एंड अदर वन इज इम्प्योर। जो प्योर मैटर है उसको हम क्या कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे। और सब्सटेंस के अंदर आपके पास क्या है, एलिमेंट एंड कंपाउंड दोनों शामिल है। और एग्जांपल मैंने यहां पे आपको कुछ एग्जांपल्स भी यहां पे मेंशन कर दिया है। जो इम्प्योर मैटर है, दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। अगर हम बात करते हैं इम्प्योर की, तो इम्प्योर मैटर आर ऑफ थ्री टाइप्स, ठीक है। नंबर वन इज मिक्सचर, ठीक है। नंबर वन इज मिक्सचर, सेकेंड वन इज सोल्यूशन, क्या है बेटा, सोल्यूशन, एंड द थर्ड वन इज एलॉय। दीज आर थ्री डिफरेंट टाइप्स, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा, इम्प्योर मैटर कहेंगे। अब मिक्सचर में अगर हम एग्जांपल दे दें, फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम क्लोराइड NaCl को अगर आप पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिक्स कर दें, तो ये आपके पास एक मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है बेटा। और अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, तो सॉल्यूशन के अंदर आपके पास क्या होगा कि लेट्स सपोज ये शुगर है, अगर आप शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दें, तो ये आपके पास क्या बनेंगे बेटा, एक सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है ना। तो अब एक बात याद रखिएगा, मिक्सचर और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो याद रखिएगा कि जो मिक्सचर है उसके अंदर कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी, ठीक है, जबकि आपके पास सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। और एलॉय क्या है बेटा, एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ मेटल। किसी भी मेटल के जो है मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, एलॉय कहेंगे। अब एलॉय यहां पे हम एग्जांपल देते हैं एलॉयज के। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर प्लस जिंक इन दोनों को आपस में मिक्स कर दे, तो जो आपके पास एलॉय बनेगा दैट इज नोन एज ब्रास। इसको हम क्या कहेंगे, ब्रास कहेंगे, ठीक है। और अगर हम इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ब्रॉन्ज के भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज के अंदर आपके पास क्या मिक्सचर होगा बेटा, कॉपर और टिन। अगर हम कॉपर प्लस टिन को मिक्स कर दे आपस में, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्सेनिक एज वेल, अगर हम इसके अंदर ऐड कर दे, तो जो आपके पास एलॉय बनेगा, उस एलॉय का नाम क्या होगा बेटा, ब्रॉन्ज। तो दीज आर बेसिकली, अभी हम जो बात कर रहे हैं ना बेटे, सारे के सारे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। इसको जरा हमने रिवाइज करके लेके जाना है, क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है इसके अंदर शामिल है, ठीक है। ये आपके पास यूएचएस में भी और नम्स के अंदर भी इंक्लूड है। कुछ एमसीक्यूज आ जाएंगे, मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहे कि ब्रास क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रास इज द एलॉय, और इसके अंदर क्या क्या मिक्स होगा बेटा, कॉपर और जिंक होगा। इसी तरह एमलगम है, एमलगम के अंदर याद रखिएगा मरकरी के साथ किसी भी मेटल का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। कोई भी अगर आपके पास जो है मेटल और सोडियम के साथ अगर आपके पास हो, तो हम क्या कहेंगे, सोडियम एमलगम कहेंगे, ठीक है। तो मरकरी का साथ होना जरूरी है, तो उसको हम कहेंगे एमलगम। तो दीज आर बेसिकली मैटर के हवाले से हमने जरा बात की, ठीक है बेटा। अब हम जरा
चलते हैं एटम्स की तरफ। तो कंसेप्ट ऑफ एटम, हाँ जी, व्हाट इज एटम? एटम क्या है? हाँ जी, व्हाट इज एटम? ये तो जाहिर बात है बेसिक जो है डेफिनेशन है, ये सबको आई थिंक सो याद होगा ऑब्वियसली। देखिए बेटा, एटम जो है इसके हिस्ट्री की तरफ अगर हम देखें तो हिस्ट्री जो है ये इतनी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना, जस्ट स्लाइडली देखे जाएंगे हम। तो आपके पास जो है एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ मेटल टू, तो इस मिक्सचर टाइप नहीं होना चाहिए बेटा। एलॉय मिक्सचर का टाइप बेटा यहाँ पे देखें ना, ये इम्प्योर मैटर का टाइप है। एलॉय इज द टाइप ऑफ इम्प्योर मैटर, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का टाइप नहीं है ये एलॉय। देखे मिक्सचर और एलॉय में क्या डिफरेंस है? आपके पास मिक्सचर में जो है इसके अंदर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है सोडियम, और अगर आप सोडियम क्लोराइड को अगर पोटेशियम क्लोराइड के साथ कंबाइन कर दे, मिक्स कर दे, तो आपके पास एक मिक्सचर बन जाएगा। इसी तरह अगर आप चाक को पानी में डाल दे, एक मिक्सचर बन जाएगा। इस तरह अगर आप सॉइल को पानी में डाल दे, आपके पास क्या बन जाएंगे? मिक्सचर बन जाएंगे। ये जो आपके पास इस एलॉय में क्या होगा बेटा, आपके पास कॉपर और जिंक के खास स्पेसिफिक प्रोपोर्शन जो है आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्सअप हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या बनेगा? ब्रास बनेगा, और इसमें आपके पास क्या बनेगा? ब्रॉन्ज बनेगा। ये बेसिकली एक खास प्रोपोर्शन में हम क्या लेते हैं, इनकी जो है ना क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है बच्चे। अब आप जरा यहां पे देखिए कंसेप्ट ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो कंसेप्ट ऑफ एटम में और कंसेप्ट अगर आप देखें तो जाहिर बात है पहले ये जो है थॉट था लोगों का कि भाई जो है मैटर कैन नॉट बी डिवाइड, मैटर को हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ? विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एटम की जो है डेफिनेशन, अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन करें तो अब हमारे पास जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसी के हवाले से हम बात करेंगे। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not exist independently, which may or may not exist independently and can take part in a chemical reaction। ठीक है, एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है, और ये इंडिपेंडेंटली भी या नहीं भी हो सकता है। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास जो है नोबल गैसेस है, ये इंडिविजुअल एटम्स के फॉर्म में आपके पास क्या है बेटा? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जो है कंसेप्ट ऑफ एटम के हवाले से मॉडर्न डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। जो बात हमने यहां पे डिस्कस करनी है बेटा, दैट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बट आप लोगों को क्लियर हो रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा इसमें? ये तो बेसिक कंसेप्ट है, आई थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस प्रॉब्लम में कोई, इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो इन टॉपिक्स में कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है तो बता दें। हाँ जी बच्चे, नहीं है? ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इसमें जो आपने बात याद रखनी है बेटा वो ये है कि डाल्टन्स ने क्या किया था? डाल्टन्स ने he want to provide the evidence for the existence of an atom। उसने बेसिकली ये करना चाहा था कि वो प्रोवाइड करना चाह रहा था एविडेंसेस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम। ठीक है, इस हवाले से उन्होंने जो है कुछ एविडेंसेस दिया था, वो भी अब देखेंगे क्या क्या है। डाल्टन ने दो लॉस को एक्सप्लेन किया था, टू लॉस। ठीक है, एक आपके पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, और सेकेंड वन इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इन लॉस को जॉन डाल्टन ने नहीं दिया था, लेकिन इनको उन्होंने एक्सप्लेन किया था। एटम के एविडेंस देने के लिए उन्होंने एक्सप्लेन किया था। अब आप जरा यहां पे देखिए इन लॉस को किसने दिया था बेटा? एक एमसीक्यूज आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ रहे हैं, जरा इसको जो है नोट करें साथ साथ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस वाज गिवन बाय लेवाइजर। ठीक है बेटा, लेवाइजर ने दिया था।
और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय जोसेफ प्रॉस्ट। किसने दिया था? जोसेफ प्रॉस्ट ने। ठीक है बच्चे, अब आप जरा यहां पे देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को डाल्टन ने एक्सप्लेन किया था। किस तरह एक्सप्लेन किया था जरा यहां पे देखें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको पता है कि जो मास है वो हमेशा क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे। तो उसने यही कहा था कि भाई कोई बेसिक पार्टिकल या बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट जरूर है जो किसी भी सब्सटेंस की जो है प्रॉपर्टीज को या उसकी जो है मास को क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं या कंजर्व रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स सपोज 10 ग्राम वाटर है। अगर आप 10 ग्राम वाटर को इवोपरेट कर दें तो आपके पास 10 ग्राम ही क्या बनेंगे? वेपर बनेंगे। तो मास आपके पास क्या रह गया बेटा? कंजर्व रह गया। तो ये किस वजह से? ड्यू टू अ स्मॉल जो है स्मॉल पार्टिकल, एक बेसिक यूनिट है जो उन मैटर को या उन जो है सब्सटेंस को या उस कोई भी आपके पास जो है एलिमेंट हो उसकी प्रॉपर्टीज को या उसकी जो है मास को क्या रखते हैं? कंजर्व रखते हैं। आप इसको इस तरह से समझे कि जो मास है उसको क्या रहेंगे? किसी भी मैटर के वो कंजर्व किस वजह से रहेंगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एटम। इसी तरह डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात करें तो जाहिर बात है बेटा, याद रखिएगा, आपके पास एक लेट सपोज वाटर है। अगर आप वाटर बना दें, लेट सपोज यहां देखिए H2 प्लस O2, दे विल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म वाटर। 2 मोल्स बनेंगे। अगर हम मोल्स के रेशियो देखें तो हाइड्रोजन 2 मोल्स और 1 मोल ऑक्सीजन मिलकर आपके पास क्या बनाएंगे? 2 मोल वाटर बनाएंगे। तो ये हर कंपाउंड के अंदर जो है बेटा, हर कंपाउंड्स के अंदर जो है ये एक लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का भी जो है ओबे होना जरूरी है। जाहिर बात है आपके पास एक स्पेसिफिक देखिए कंपाउंड्स के अंदर आपको पता है ना कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे विद द फिक्स रेशियो बाय मास, तो आपके पास क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। ठीक है बेटा, तो डाल्टन ने जो है एटॉमिक थ्योरी में बेसिकली एविडेंस देना चाहा था एटम्स के। तो ये दोनों जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है ये किस वजह से आपके पास ओबे होंगे बेटा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटम इन अ मैटर। किसी भी मैटर के अंदर एटम मौजूद होने की वजह से ही आपके पास मास भी कंजर्व रहेगा, साथ में आपके पास क्या होगा बेटा? डेफिनेट प्रोपोर्शन भी क्या होंगे आपके पास। ठीक है बेटा, मैं इसको जरा पढ़ करके लिखूंगा और ज्यादा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? इसमें जो एमसीक्यूज है वो आप याद रखिएगा। एमसीक्यूज इसके अंदर जो शामिल होगा बेटा, दैट इज एक आपके पास ये जो पॉइंट है इसको आपने एज एमसीक्यूज याद रखना है। मैं स्टेरिक लगा रहा हूं, ठीक है, और आपके पास एक ये, इन दोनों का अगर आपने जो है याद रखना है बेटा, जोसेफ प्रॉस्ट, यस, PROUST, प्रॉस्ट, PROUST, जोसेफ प्रॉस्ट। ठीक हो गया? ठीक है बच्चे, और कोई क्वेश्चन है किसी का बेटा? इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन है तो आप जो है पूछ सकते हैं। यस, नो, ओके। अब हम आगे चलते हैं बेटा कि देखें, जाहिर बात है जब ये सारी जो है बातें एटम के हवाले से हम कर रहे हैं तो उस वक्त के जो साइंटिस्ट है, जो केमिस्ट है, जो भी साइंटिस्ट है, दे वांट टू सी द एटम। अब वो एटम को देखना चाह रहा था। जाहिर बात है बेटा, एटम की बात हो रही है लेकिन एटम को आपने अभी तक देखा ही नहीं है, तो आप कैसे कहेंगे भाई कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज है और ये प्रॉपर्टीज है? तो याद रखिएगा बेटा कि अब एटम को देखने के लिए अब यहां पे कुछ हम जो है डिस्कशन करेंगे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एटम को देखने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप टू सी द एटम। सबसे पहले क्या किया बेटा? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया। अब आपको पता है कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल लाइट को आप यूज करते हैं। अब विजिबल लाइट की अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो ये 450 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर तक की रेंज में होती है। ठीक है बेटा, वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट इज 450 टू 500। कुछ किताबों में जो है जरा इसको थोड़ा वेरी किया हुआ है, लेकिन आपके पास जो है 450 आपकी बुक में ही लिखी हुई है, 450 टू 500 नैनोमीटर। अब आपको पता है 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई? हाँ जी, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? यस बच्चे, बेटा आप लोग आपस में बातें ना करें ना, आपस में बातें ना करें।
हाँ जी बताए बेटा, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? डू फास्ट, बताए जल्दी से। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर विल बी इक्वल टू, हाँ जी बच्चे, कोई भी नहीं है। प्रीफिक्सेस आपको याद नहीं है बच्चे? याद रखिएगा कि 1 नैनोमीटर विल बी इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। कुछ प्रीफिक्सेस मैं आपको याद करवाऊंगा बेटा, आगे लिखिए। अच्छा, यस, गुड, वेरी गुड, 10⁻⁹, वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहां देखिए जरा बोर्ड पे देखिए जरा बच्चे। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया सबसे पहले। तो आप जरा देखें इसकी वेवलेंथ जो है वो 450 टू 500 नैनोमीटर है। फॉर एग्जांपल इधर देखिए जरा बोर्ड पे सारे बच्चे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक एटम है, लेट्स सपोज। तो अगर आप इसके ऊपर जो है विजिबल लाइट पास करें, तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो है आपके पास ज्यादा है, तो क्या होगा बेटा कि ये जो है इसको स्ट्राइक किए बगैर इससे पास हो जाएंगे। अब आप जरा देखें, जब तक लाइट इसके ऊपर नहीं पड़ेगी आपको ये इसके इमेज नजर नहीं आएगी। जाहिर बात है बेटा, इसके ऊपर फॉल करेंगे रिफ्लेक्शन के बाद फिर आपको नजर आएगी ना वो चीज इमेज के फॉर्म में। तो जब इसके साथ स्ट्राइक ही नहीं करेंगे तो आपको वो इमेज नजर नहीं आएंगे। लेकिन लोगों ने फिर क्या किया बेटा, बाद में इसी एटम को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ऑब्वियसली बेटा याद रखिएगा, दीज आर बेसिकली बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है बच्चे? बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप जरा यहां देखें, दीज आर बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट सपोज ये मेरे पास एक एटम है, यहां देखिए जरा, एक एटम है। अगर मैं इसके ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास करें, तो फॉर एग्जांपल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑब्वियसली बेटा ये इलेक्ट्रॉन एटम से भी स्मॉलर है ना, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ये जो है इस एटम से पास हो जाएंगे। जब इसके साथ स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा बेटा, आपको जो है इमेज नजर आना शुरू हो जाएंगे। और यहां पे इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या था, आपकी बुक में भी मेंशन है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रेफाइट सैंपल के ऊपर क्या किया था, टारगेट किया था। ग्रेफाइट सैंपल के ऊपर टारगेट किया था। जब ग्रेफाइट सैंपल के ऊपर टारगेट किया तो उन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व किया बेटा? जो चीज ऑब्जर्व किया दैट वाज स्पेक्स ऑफ लाइट। लाइट, या आप इसको कह सकते हैं कि ब्राइट बेंड्स, बेंड्स नजर आना शुरू हो गए। जो तुम्हारी बुक में जो आप नजर आ रहे हैं वो उस तरह तो नहीं था, लेकिन ब्राइट बेंड्स या स्पेक, स्पेक कहते हैं बेटा याद रखेगा, जो स्पेक कहते हैं जर्रे, लाइट के जर्रे नजर आना शुरू हो गए। ये किस वजह से था बेटा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एटम। एटम की मौजूदगी की वजह से या एटम की प्रेजेंस की वजह से जो लाइट स्पेक्स थे वो नजर आ रहे थे। तो ये यहां से उनको जो है एक आपके पास एविडेंस मिल गया भाई कि भाई जो स्पेक्स ऑफ लाइट है ग्रेफाइट सैंपल के अंदर, ये क्या चीज शो कर रहे हैं बेटा? दिस शो द प्रेजेंस ऑफ एटम इन अ ग्रेफाइट सैंपल। ठीक है बच्चे, मैं बढ़ करके लिख लेता हूं। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक क्लियर है बेटा? अब हम जो बात करेंगे यहां पे कुछ डिफरेंट किस्म के जो है टेक्निक्स की मदद से, लाइक मैस स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, जो है आपके पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से एटम के जो है मैस को एटम, अब नजर आ रहा है बेटा? अब नजर आ रहा है? यस, यहां देखिए जरा, नजर आ रहा है? मैस ऑफ एन एटम। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। विद द हेल्प ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर द मैस ऑफ एन एटम कैन बी कैलकुलेटेड या कैन बी डिटरमिन। तो जो रेंज है वो मैं आपको यहां पे लिखने लगा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसको साथ साथ जो है आपने इसको आप साथ साथ जो है इसको नोट भी करते जाए। नंबर 1, यहां पे देखिए जरा, मैं डिफरेंट यूनिट्स में लिखूंगा। इधर देखिए जरा बच्चे बोर्ड पे सारे, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻25 kg। अगर आपसे एमसीक्यूज में, अगर लेट सपोज
एमसीक्यूज में अगर आपको ग्राम्स में पूछे तो आप क्या करेंगे बेटा, 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 ग्राम्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22 ग्राम्स। ये वैल्यूज याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे मिलीग्राम में पूछे, और अगर आपसे मिलीग्राम में पूछे तो क्या लिखेंगे बेटा, जरा बताएं मुझे, कौन बताएगा मिलीग्राम में कैसे लिखेंगे? यस, मिलीग्राम में कैसे लिखेंगे बच्चे? मिलीग्राम में कैसे लिखेंगे आप लोग, जरा लिख के बताओ मुझे जरा कमेंट्स में। गुड, मिलीग्राम में लिखेंगे बेटा, याद रखिएगा आप 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻21 मिलीग्राम टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 मिलीग्राम्स। ठीक है बच्चे, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप लोगों ने राइट डाउन करना है बेटा। एक तो आपके पास क्या है, अगर एटम के जो मैस है अगर केजी में पूछे तो आपने ये लिखना 10⁻27 टू -25 केजी। ग्राम्स में पूछे तो 10⁻24 टू 10⁻22। और अगर मिलीग्राम में पूछे तो आपने किस तरह लिखना है, मिलीग्राम में पूछे तो आपने 10⁻21 टू 10⁻90। ठीक है बच्चे, तो ये एमसीक्यूज है, आपसे जो है किसी भी यूनिट में पूछ सकते हैं, आपको तमाम यूनिट्स में आंसर याद होना चाहिए। इसके बाद हम रेडियस की बात करेंगे। अब रेडियस ऑफ एन एटम वाज डिटरमिन विद द हेल्प ऑफ एक्सरे एनालिसिस। 10⁻24 तो नहीं बेटा, -24 से नहीं होगा ना बेटा, यहां देखिए -21 से -29 तक, जो आप कह रहे हैं ना -24 से -22 तक, वो ग्राम्स में होगा, यूनिट ग्राम्स में, फरासत। ठीक है बेटा, 10⁻24 से 10⁻22 जो आप कह रहे हैं ना, वो ग्राम्स में है, मैं आपसे मिलीग्राम पूछा था। ठीक हो गया। अब विद द हेल्प ऑफ एक्सरे द रेडियस ऑफ एन एटम वाज डिटरमिन। रेडियस, हाँ जी, याद रखिएगा बेटा, एटम का जो रेडियस है वो हम 2 फॉर्म्स में लिखेंगे, एक तो डायमीटर लिखेंगे, और एक हम जो है इसका रेडियस ही एक तरह से हम यहाँ पे बेसिकली जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो रेडियस साइज ऑफ एन एटम बताना चाह रहा हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे साइज लिखता हूँ, साइज हेडिंग आप साइज का दे सकते हैं, रेडियस पहले मैं डायमीटर लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो है यहाँ पे रेडियस लिखूंगा। ठीक है, साइज मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा था, सॉरी, साइज ऑफ एन एटम। तो इसमें हम एक तो डायमीटर की बात करेंगे और एक हम रेडियस की बात करेंगे। ठीक है बच्चे, हाँ जी, कौन बताएगा, याद है डायमीटर ऑफ एन एटम? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ एन एटम? हाँ जी बच्चे, डायमीटर ऑफ एन एटम इज 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10 मीटर। ठीक है बच्चे, 2 मल्टीप्लाई 10⁻10 मीटर। अगर आपसे पूछे मीटर में, आप फॉर एग्जांपल मीटर में पूछते तो ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 10⁻10 मीटर है। अगर आपसे पूछे कि भाई नैनोमीटर में क्या होगा तो क्या लिखेंगे? हाँ जी, नैनोमीटर में बताया जरा मुझे। वेरी गुड, 0.2 नैनोमीटर। और अगर पिकोमीटर में पूछे, पिकोमीटर बताया जरा मुझे, व्हाट वुड बी द डायमीटर ऑफ एन एटम इन पिकोमीटर? गुड, पिकोमीटर में बताओ बेटा। हाँ जी, 200 पिकोमीटर। और अगर आपसे एमस्ट्रॉन्ग में पूछे, एमस्ट्रॉन्ग, हाँ जी, एमस्ट्रॉन्ग में पूछे तो आप क्या लिखेंगे? 2 एमस्ट्रॉन्ग। क्या लिखेंगे? 2 एमस्ट्रॉन्ग। हाँ जी, ये प्रीफिक्सेस याद है आपको? मैं यहां पे लिखता हूं प्रीफिक्सेस, इधर देखें जरा। हाँ जी बच्चे, जरा बताएं मुझे, प्रीफिक्सेस याद है आपको? हाँ जी बच्चे, 1 एमस्ट्रॉन्ग
हाँ जी, 1 एंगस्ट्रॉम विल बी इक्वल टू, मीटर बताओ बेटा, मीटर में बताओ मुझे, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर एंड 1 पिकोमीटर विल बी इक्वल टू डैश मीटर। हाँ जी बताया जरा। यस, 1 एंगस्ट्रॉम विल बी इक्वल टू, अभी बात की थी बेटा 10⁻10 मीटर, क्या है बेटा 10⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर विल बी इक्वल टू, नैनोमीटर, नैनोमीटर बेटा बताओ, वेरी गुड, 10⁻9, 10⁻9, और पिकोमीटर बताओ जरा, पिकोमीटर में बताओ, पिकोमीटर में, नो नहीं, पिकोमीटर में बताओ बेटा, 1 पिकोमीटर विल बी इक्वल टू हाउ मच, 10⁻12 मीटर। बेटा ये प्रीफिक्सेस आप लोगों ने जो है फिजिक्स में भी पढ़ के आया बेटा, इनको आपने याद रखने हैं। अब आप जरा इसको जो है ना, अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास कन्वर्ट आप कर सकेंगे, ठीक है बेटा। अब अगर आपसे पूछे रेडियस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ एन एटम, बताओ जरा, रेडियस ऑफ एन एटम। हाँ जी बच्चे, रेडियस ऑफ एन एटम, व्हाट इज द रेडियस ऑफ एन एटम। अब जरा यहां बोर्ड पे देखिए बच्चे जरा, रेडियस ऑफ एन एटम की अगर हम बात करें तो इसी डायमीटर को आप हाफ कर दें, ठीक है, इसी डायमीटर को आप क्या करेंगे बेटा, हाफ कर देंगे। अब बताइए जरा मुझे, 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10 मीटर, ठीक हो गया बच्चे। इसी तरह इसको हाफ कर दे, 0.1 नैनोमीटर, ठीक है बच्चे। इसको हाफ कर दे पिकोमीटर में, 100 पिकोमीटर, और अगर इसको हाफ कर दे तो 1 एंगस्ट्रॉम। अरे गॉट इट माय पॉइंट बेटा, वेरी गुड अली, वेरी गुड बेटा, अली ने आंसर कर दिया पहले, वेरी गुड। 1 एंगस्ट्रॉम रेडियस की बात हो रही है, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपसे जो है डायमीटर भी पूछ सकते हैं बेटा, और रेडियस भी पेपर में आ सकता है। और जो आपके पास यहां पे मीटर भी हो सकता है बेटा, नैनोमीटर भी हो सकता है, इसके अलावा पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम किसी भी यूनिट में आपसे पूछ सकते हैं। तो आपने जो है लाजमी आंसर करना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, आप साथ इसको राइट डाउन भी करते, ठीक है बच्चे, गॉट इट। यहां तक किसी बच्चे का कोई सवाल है, कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस, ऑब्वियसली बेटा डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट रेडियस होगी, ऑब्वियसली, जाहिर बात है, हम आगे इन चीजों को पढ़ेंगे भी, तो हर ऑब्वियसली बेटा हर एलिमेंट्स की जाहिर बात है एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो जाहिर बात है उनका साइज भी क्या होगा बेटा, डिफरेंट हो जाएंगे। जब साइज डिफरेंट हो जाएंगे तो रेडियस भी डिफरेंट हो जाएंगे और डायमीटर भी डिफरेंट हो जाएंगे। क्या कह रहे हो बेटा आप? नहीं ये नहीं होगी बेटा, पावर वाले तो यही रहेंगे ना बेटा, ये तो यही रहेंगे, पावर वाले हाफ होंगे, जो आपके पास यहाँ पे है ना ये हाफ हो जाएंगे, पावर वाला हाफ नहीं होंगे बेटा, नहीं कभी नहीं होंगे, फिर तो वो आपके पास वो यूनिट ही चेंज हो जाएंगे ना। फिर हमने मीटर में देखना है, मीटर तो हमेशा 10⁻10 ही रहना है, ठीक है। पिकोमीटर आपके पास जो है, अगर हम यहाँ पे जो है देखें 10⁻9 में, और अगर हम जो है नैनोमीटर के देखें 10⁻9 और पिकोमीटर देखें तो 10⁻12, तो ये आपके पास फिक्स्ड है। लेकिन जो चीज आपके पास चेंज होगी वो क्या होगी बेटा, ये आपके पास देखिए 2 आप हाफ होके क्या रहेंगे 1, और ये आपके पास हाफ होके 0.1, और ये आपके पास 100 और आगे 100, ठीक है भैया। यस बेटा ऑब्वियसली होंगे, डिफरेंट एटम्स है, डिफरेंट एटम है, डिफरेंट रेडियस, ऑब्वियसली। बेटा हम जनरल बात कर रहे हैं, हम किसी स्पेसिफिक एटम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम जनरल जो है तमाम एटम्स को पढ़ रहे हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक एटम नहीं है, एक स्पेसिफिक एटम को हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। हम जनरल बात कर रहे हैं, इसमें तमाम एटम शामिल है, तमाम एटम शामिल है, उसमें हम जो है एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें आपके पास जो है कोई वो आप जो है वो ना करें कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट एटम की बात ना करें, ऑब्वियसली डिफरेंट एटम। देखिए साइज,
हाँ ऑब्वियसली बेटा, देखिए आपके पास जो है ये उन्होंने जो है डिफरेंट एलिमेंट्स की, अगर हम बात करें ना डिफरेंट एलिमेंट्स की, तो ऑब्वियसली वो जो साइज है वो डिफरेंट होते जाएंगे, रेडियस भी डिफरेंट हो जाएंगे और साइज भी। अच्छा जी, अब आप जरा यहां देखें, हम जनरल जो है डिस्कस कर रहे हैं, अभी जो है कोई स्पेसिफिक उसकी हम बात नहीं कर रहे बेटा यहां पे, ठीक है। अब बोर्ड पे देखिए जरा बेटा, आगे चलते हैं। जी बेटा, यस, ओके बेटा। अब हम जरा मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एन एटम को डिस्कस करेंगे बेटा। व्हाट इज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एन एटम? Modern concept of an atom. Modern concept of an atom. जी बच्चे, अब यहां बोर्ड पे देखें जरा, जो एटम है, हाँ जी, व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एन एटम? अभी हमने बात की थी बेटा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस। एटम जो है, अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट देखें तो एटम कैन बी डिवाइड, हम एटम को भी मजीद डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो बात कर रहे थे ना कि मैटर जो है वो हम जो है डिवाइड करके एक स्मॉल जो है एक बेसिक यूनिट तक जा सकते हैं, इसके बाद वो मजीद डिवाइड नहीं हो सकते। तो जो एटम है ये आपके पास अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अच्छा, एक और बात इसमें याद रखिएगा कि जो एटम का जो वर्ड है ना, ये एटमोस से निकला है। द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम एटमोस। एटमोस मीन्स क्या है बेटा? एटमोस मीन्स इनडिविजिबल, इनडिविजिबल, कैन नॉट बी डिकम्पोज, ठीक है। और डेमोक्रिटस ने दिया था ये, ठीक है, किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने। एटमोस वर्ड से डिराइव किया है एटम को, और किसने दिया था? डेमोक्रिटस, ग्रीक फिलोसोफर। अब यहां देखिए जरा, एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक पार्ट को हम नाम देंगे बेटा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और एक आपके पास है न्यूक्लियर पार्ट। हाँ जी, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट और न्यूक्लियर पार्ट में क्या डिफरेंस है? हाँ जी बच्चे, बताएं जरा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट? याद रखिएगा, जो न्यूक्लियर पार्ट है वो न्यूक्लियस है, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, जो आपके पास न्यूक्लियस के अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है और जो शेल्स है, दीज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है बेटा, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसके अंदर आपके पास जो पार्टिकल मौजूद है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। क्या है बच्चे? इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, electron is present in the extra nuclear part of an atom। ठीक है बच्चे, और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और याद रखिएगा कि हम इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। हाँ जी बच्चे, अच्छा ठीक है बेटा, मैं इससे कितना बड़ा लिखूं बेटा? चले मैं देख लेता हूं, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंटेन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे बेटा? एलिमेंट्री पार्टिकल कहेंगे।
और जो न्यूक्लियर पार्ट है, जो न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एन एटम है बेटा, याद रखिएगा, उसके अंदर मौजूद जो पार्टिकल है उसको हम बोलते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन्स। हाँ जी, आप बताएं मुझे जरा, न्यूक्लियॉन्स के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? एक पार्टिकल आपके पास प्रोटॉन है, आप नजर आ रहे? हाँ जी, आप नजर आ रहे? हाँ जी बच्चे, आप नजर आ रहे? देखें जरा, प्रोटॉन, और द अदर पार्टिकल इज नाउन एज न्यूट्रॉन। अच्छा ठीक है बच्चे, ठीक है। हाँ जी, न्यूक्लियॉन कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, जो प्रोटॉन है आपको पता है एटॉमिक नंबर के लिए, हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जी से, और न्यूट्रॉन को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप इन दोनों को कंबाइन देखें तो ये आपके पास क्या बनेगा? यस, अगर आप इन दोनों को कंबाइन देखें तो दे विल गिव द एटॉमिक मैस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? कैपिटल ए से। ठीक है, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं, जरा यहां पे देखें कि मैंने अभी कहा बेटा कि इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल और इट इज आल्सो एलिमेंट्री पार्टिकल। एक बात याद रखिएगा कि जो प्रोटॉन है ये भी फंडामेंटल पार्टिकल है और न्यूट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट्री पार्टिकल कहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं कहेंगे। हाँ जी बच्चे, बताइए जरा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल पार्टिकल एंड एलिमेंट्री पार्टिकल? बताया बेटा। बेटा वर्कशीट जो है मैं शाम को अपलोड करूंगा, वर्कशीट में आपको एमसीक्यूज दूंगा ना, इसी लेक्चर के जो है, इसी लेक्चर से रिलेटेड मैं एमसीक्यूज अपलोड करूंगा। न्यूक्लियस में वो भी पार्टिकल है, मैं उसकी बात करूंगा बेटा। फिलहाल आप इसका जरा मुझे बताएं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल पार्टिकल एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स? मैं नोट्स अपलोड नहीं करूंगा बेटा, मैं आपको एमसीक्यूज अपलोड करूंगा, नोट्स अपलोड नहीं करूंगा बेटा अली, मैं आपको सिर्फ एमसीक्यूज अपलोड करूंगा। ठीक है, सिर्फ एमसीक्यूज अपलोड करूंगा, नोट्स अपलोड नहीं करूंगा, आप साथ साथ नोट करें। हाँ जी बच्चे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, वेरी गुड वेरी गुड तैयबा बेटा, वेरी गुड, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिकम्पोज। एक बात याद रखिएगा बच्चे, मैं इस पॉइंट को यहां पे मेंशन भी कर देता हूं कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल है कैन नॉट बी डिकम्पोज। ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रॉन को आप मजीद ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो एलिमेंट्री पार्टिकल की हमने जो बात की है ना, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, एक और पार्टिकल भी है। क्या होगा वो? जी बच्चे, एक और पार्टिकल भी है जिसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। आपने कभी यह नाम सुना है बेटा? मैं यहां पे लिखता हूं, क्वार्क्स, क्वार्क्स, वेरी गुड, क्वार्क्स। ठीक है, तो क्वार्क इज द मतलब आप याद रखिएगा बेटा, क्वार्क से स्मॉल कोई पार्टिकल इस यूनिवर्स में नहीं है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्वार्क्स है। ठीक है, याद रखिएगा, ये और इलेक्ट्रॉन, दीज आर एलिमेंट्री पार्टिकल, बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल। अब मुझे जरा पता है व्हाट इज फंडामेंटल पार्टिकल? हाँ जी, व्हाट इज फंडामेंटल पार्टिकल, कौन बताएगा? वेरी गुड बेटा। हाँ जी, व्हाट इज फंडामेंटल पार्टिकल? फंडामेंटल पार्टिकल्स बेटा वो पार्टिकल्स होते हैं जो एटम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिसमें एटम की बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, लाइक मैस के लिए अगर आप देखें ना, तो आपके पास क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर आपके पास क्या बन रहा है? मैस। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम जिसके ऊपर डिपेंड करे उसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहेंगे। इसके अलावा याद रखिएगा, दिस फंडामेंटल पार्टिकल इज द
क्या है बेटा, बिल्डिंग ब्लॉक्स। यस सर, इनसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बनते हैं। जी बेटा बिल्कुल। अगर देखें आप न्यूट्रॉन को डिकम्पोज कर आपके पास इलेक्ट्रॉन भी बनते हैं, प्रोटॉन भी बनते हैं। प्रोटॉन के साथ आपके पास एक और चीज बनेंगे, न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली जो है दे कैन बी डिकम्पोज। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है बेटा कि क्या न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है? तो इसका आंसर है नहीं। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो है आपके पास मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एन एटम। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है बेटा इसके अलावा? वेरी गुड, न्यूट्रिनो। आप लोग बताएं साथ साथ, न्यूट्रिनो। वेरी गुड। पॉजिट्रॉन, हाइप्रोन, मीजॉन, एंटी न्यूट्रिनो, एटसेट्रा, वगैरह वगैरह। ठीक है, नजर आ रहे बेटा? हाँ जी, मैं रिपीट करता हूं, देखिए जरा कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है, बल्कि इसके अंदर मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। लाइक आपके पास क्या है? न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, हाइप्रोन, मीजॉन, एंटी न्यूट्रिनो, एटसेट्रा, बहुत सारे जो है पार्टिकल्स मौजूद है। आप इनको फंडामेंटल पार्टिकल इसलिए नहीं कहते क्योंकि बेटा देखिए इनकी अभी प्रॉपर्टीज कंप्लीट स्टडी नहीं की होगी। अभी तक जो है इनकी प्रॉपर्टीज अभी स्टडी कर रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा जो है ये इंपॉर्टेंस नहीं है। जाहिर बात है इनकी पार्टिकल तो है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अभी तक डिस्कवर नहीं हुई, इसलिए जो है अभी इनको स्टडी कर रहा है। इनकी इंपॉर्टेंस अभी हो सकता है कि इन नियर फ्यूचर जो है वो आ जाए, प्रॉपर्टीज आ जाए इनकी जो है, और भी बहुत सारे जो है प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिले। लेकिन फिलहाल जो है आपके पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहेंगे और इलेक्ट्रॉन को हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहेंगे। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट्री पार्टिकल, तो आप क्या कहेंगे? अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया हो तो आप क्या लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चे, ठीक हो गया बच्चे? अच्छा एक बात याद रखिएगा बेटा, आज जो है आपसे टेस्ट नहीं लूंगा आज, क्योंकि फर्स्ट डे है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, तो आपको वैसे भी जो है मेरे ख्याल है 9 क्लास से अब तक जो है पढ़ते हुए आप लोगों ने एफएससी भी कर लिया है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी बेसिक चीज़ें थी, इसलिए मैंने ये जो है आज टेस्ट आज मैं नहीं लूंगा। मैं आज जो है वर्कशीट के फॉर्म में अपलोड करूंगा कुछ एमसीक्यूज को, और कल का जो लेक्चर होगा उसके साथ ये जो लेक्चर है इन दोनों को कंबाइन करके मैं आपका जो है टेस्ट बनाऊंगा, और जो है कल के लेक्चर के आखिर में हम जो है 5 मिनट पहले जो है इसका हम टेस्ट भी जो है कंडक्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई क्वेश्चन? बेटा एमसीक्यूज जो है ना ये वर्कशीट के फॉर्म में जो है अपलोड कर देंगे, ये आपको मिल जाएंगे। आपके पास जो है ना ड्राइव होंगे, उसके अंदर आपकी जो आईडी है ना उसके अंदर ड्राइव का ऑप्शन होगा, उसके अंदर जो है आपको मिल जाएंगे, तमाम टीचर अपलोड करेंगे। ठीक है बच्चे, कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ जी, एक और जो है बेसिक टॉपिक है मॉलिक्यूल के बारे में, वो भी जरा मैं बता देता हूं ताकि ना ये जो बेसिक कंसेप्ट है यहां पे खत्म हो जाए। ठीक है बच्चे, मैं शॉर्टली जो है इसको कंप्लीट करूंगा बेटा। हाँ जी, यहां देखें जरा, बोर्ड पे देखें, व्हाट इज मॉलिक्यूल? व्हाट इज मॉलिक्यूल? व्हाट इज मॉलिक्यूल? बेटा याद रखिएगा, एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल। ये तो आपको पता है। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स को हम डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई करेंगे। नंबर 1, वी कैन क्लासिफाई अ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ, नंबर 1 on the basis of nature, on the basis of nature of molecule. Number 2 on the basis of atomicity, and number 3 will be
ऑन द बेसिस ऑफ साइज, या हम इसको कह सकते हैं मैस। बेटा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ रहा है इसके अंदर, जो पास्ट पेपर में भी जो है आया था, इसलिए मैं यहां पे इस चीज को जरा साथ मेंशन भी करूंगा। हाँ जी, तो मॉलिक्यूल कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के बेस पे भी हम कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड मैस। अब आप जरा यहां देखें बेटा, बोर्ड पे देखें, नेचर की बुनियाद पे आपके पास मॉलिक्यूल के दो टाइप्स हैं। अब मॉलिक्यूल्स को, अच्छा यहां पे जो है जगह नहीं बनेंगे, वन, एक टाइप आपके पास है होमो एटॉमिक, या इसको होमो न्यूक्लियर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसको? होमो न्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है बच्चे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल या होमो न्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल। सेकेंड टाइप आपके पास क्या है बच्चे? सेकेंड टाइप है हेट्रोन्यूक्लियर। हेट्रोन्यूक्लियर, या इसको हम हेट्रो एटॉमिक भी बोल सकते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बेसिकली दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो टाइप है मॉलिक्यूल का, नेचर से मुराद क्या है बेटा? किस टाइप के एटम्स इसके अंदर मौजूद है, टाइप्स ऑफ एटम के बेस पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई कर रहे हैं। तो मुझे जरा बताया बेटा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल बताए जरा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल बताए जरा जल्दी से। हाँ जी, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ये जो फंडामेंटल कंसेप्ट है ना, स्टार्ट ही है। ठीक है, ये जो फंडामेंटल कंसेप्ट अभी जो आज जो हमने पढ़ा ना, सारे शामिल है इसके अंदर, इंक्लूड है आपके सिलेबस के अंदर। ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये आपके बेसिक कंसेप्ट शामिल है इसके अंदर, फंडामेंटल कंसेप्ट्स। हाँ जी बच्चे, वन टाइप, जी बेटा ठीक हो गया। हाँ जी बच्चे, एग्जांपल बताए जरा मुझे। यस, एग्जांपल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है भाई, हाइड्रोजन है, इसके अलावा क्या है? वेरी गुड, ओजोन, O3 और ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अलावा क्लोरीन ले लेते हैं। और हेट्रोन्यूक्लियर, एग्जांपल बताओ जल्दी से, हेट्रोन्यूक्लियर एग्जांपल बताओ बेटा जरा, एग्जांपल्स। हाँ जी बच्चे, इसका बताया एग्जांपल जरा, बताया बेटा, हेट्रोन्यूक्लियर का एग्जांपल बताया जरा, एग्जांपल ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल। वेरी गुड, वाटर। हाँ जी, और इसके अलावा, या Cl2 तो होमोन्यूक्लियर है ना, Cl2 होमोन्यूक्लियर है, दोनों क्लोरीन है, तो ये होमोन्यूक्लियर हो गया ना, दोनों न्यूक्लियर सेम है। वाटर के अलावा क्या है बच्चे? यार देखो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, इसके अलावा सोडियम क्लोराइड NaCl। अगर आप यहाँ, सॉरी मैं फॉर्मुलेट यहाँ पे किया है, NaCl इज नॉट अ मॉलिक्यूल, याद रखिए मॉलिक्यूल नहीं है। HCl ठीक है, इसके अलावा अमोनिया ले सकते हैं, NH3। अब आप जरा देखें, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास डिफरेंट एटम्स है, ठीक है, न्यूक्लियाई डिफरेंट है, लेकिन होमो में आपके पास क्या है? सेम है। एक और बात भी याद रखिएगा बेटा, कि जो होमो न्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल है, बेसिकली दीज आर नथिंग एल्स बट ओनली एलिमेंट्स। ये सारे क्या है बेटा? ये सारे के सारे क्या है? एलिमेंट्स हैं। और जो हेट्रोन्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल है, दीज आर, हाँ जी, दीज आर क्या है बच्चे? कंपाउंड। कंपाउंड बेटा, टेबल सॉल्ट नहीं है, टेबल सॉल्ट इज नॉट अ मॉलिक्यूल। ठीक है, हाँ जी बच्चे, क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? अब हम जरा बात करते हैं एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, on the basis of atomicity we have different types of molecules like monoatomic molecule, diatomic molecule and triatomic molecule.
जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक एटम है, और जो डाई उसके अंदर दो, और ट्राई के अंदर तीन। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो उसको हम क्या कह सकते हैं बेटा? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल जरा बताए बेटा मुझे जल्दी से, एग्जांपल बताए जरा, एग्जांपल बताए मुझे जरा। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, यस जी बच्चे। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हीलियम है बेटा आपके पास, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, तमाम के तमाम नोबल गैसेस जो है, तमाम के तमाम जो नोबल गैसेस है वो क्या है? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है। डाई में आपके पास क्या है बेटा? क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, बहुत सारे एग्जांपल है। पॉली में आपके पास जो है मोर देन क्या हो गया बेटा? 2 जो है एटॉमिक, ठीक है, मोर देन 2 जो है अगर एटम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये लास्ट वन जो है आपके पास, ये जरा इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ साइज या mass we have 2 types of molecule। एक आपके पास है माइक्रो मॉलिक्यूल, और एक आपके पास क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल याद रखिएगा, एक मॉलिक्यूल का जो मैस है वो अप टू 10,000 एटॉमिक मैस यूनिट हो, दैट इज नोन एज माइक्रो मॉलिक्यूल। और मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है बेटा? जिसमें एक मॉलिक्यूल का जो मैस है वो ग्रेटर देन क्या हो बेटा? 10,000 एटॉमिक मैस यूनिट हो, दैट इज नोन एज मैक्रो मॉलिक्यूल। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल क्या है बेटा? 68,000 AMU इज द mass of 1 molecule of hemoglobin। बेटा हम बात कर रहे थे कि मॉलिक्यूल, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड मैस। तो हमारे पास 2 किस्म के मॉलिक्यूल है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल और एक मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल क्या है बेटा? वो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मैस अगर हमारे पास 10,000 तक हो, अप टू 10,000, तो उसको हम क्या कहेंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। और अगर एक मॉलिक्यूल का मैस 10,000 से ग्रेटर हो, 10,000 AMU से ग्रेटर हो, तो हम उसको हम क्या कहेंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल। बस बेटा बस 2 मिनट और दे दे, इसके बाद आपका लेक्चर वाइंड अप करूंगा। ठीक है बच्चे। अब एक एमसीक्यूज है, यहां देखिए बच्चे जरा, एमसीक्यूज है। अगर आप हाइड्रोजन को कंपेयर करें, मैं ऊपर लिखता हूं बेटा, हीमोग्लोबिन वर्सेस, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन एटम की, तो एमसीक्यूज आया हुआ था बेटा कि हाइड्रोजन एटम जो है, अगर हम हीमोग्लोबिन और हाइड्रोजन एटम को आपस में कंपेयर करें तो हीमोग्लोबिन इज 68,000 टाइम मोर हैवियर देन दी हाइड्रोजन। ऐसा ही है ना बच्चे? अगर इस केस की बात करें तो ये 68,000 टाइम मोर हैवियर देन हाइड्रोजन। ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन इज 68,000 टाइम मोर हैवियर देन हाइड्रोजन। अगर मैं बात करूं, आपसे सवाल करूं बेटा कि हीमोग्लोबिन वर्सेस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जल्दी से बताए बेटा आंसर इसका आंसर बताए जल्दी से, इन दोनों को कंपेयर करके बताए जरा। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे बेटा? ये हीमोग्लोबिन इज, इसको आप हाफ कर दें, 34,000 टाइम मोर हैवियर देन दी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो 68 टाइम मोर हैवियर है, और अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो 34,000 टाइम मोर हैवियर देन दी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे बेटा, ठीक है। कल जो है, कल का जो लेक्चर होगा वो और आज का लेक्चर दोनों कंबाइन करके मैं कल टेस्ट दूंगा आपको, ठीक है, कल लेक्चर के आखिर में। तो ये आप लोगों ने रिवाइज करना है, और आज शाम को जो है मैं आपको कुछ MCQs भी अपलोड कर दूंगा बेटा, वो भी आप लोग रिवाइज करें। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, आप किसी भी टाइम आप मैसेज कर दें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आपको मैं रिस्पॉन्स दूंगा, जो प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व भी करूंगा। ठीक है बच्चे, मेरे ख्याल है यहाँ तक कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे वाइंड अप करूंगा। एनी क्वेश्चन बेटा? जी बेटा, जी बेटा बताया जरा, कोई क्वेश्चन है किसी का? नो? चले बेटा फिर ठीक है, आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे।
बाकी का जो लेक्चर है इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।